रेडिएशनल ऑन्कोलॉजिस्ट एग्जैक्टली कौन डॉक्टर होते हैं? तो ऑन्कोलॉजी में 3 स्पेशलिस्ट यूज़ होते हैं। एक सर्जन जो कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं, जिनकी ट्रेनिंग प्राइमरी सर्जरी की रहती है, और फिर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में होती है। परफेक्ट। फिर रहते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी इन सब का उपयोग करके कैंसर का ट्रीटमेंट करने में मदद करते हैं। और जो तीसरा आर्म है वो है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, जो कि विकिरण को यूज़ करके ट्यूमर या कैंसर कोशिकाओं पे टारगेट करके ट्रीटमेंट में मदद करते हैं। रेडिएशन के माध्यम से कैंसर सेल्स को डैमेज करते हैं, और जब कैंसर सेल डैमेज होते हैं तो वो मर जाते हैं, और दैट इज़ हाउ दे आर क्लियर्ड ऑफ द बॉडी। सो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कैंसर का जो डायग्नोसिस है वो हमेशा लेट स्टेज में होता है। सो 100 में से 70 to 80% दे ऑल कम इन लेट स्टेज। 70 to 80? डायबिटीज़ हो जाए, आपको हाइपरटेंशन हो जाए, आपको हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, आप ज़िंदगी भर दवाइयों में रहेंगे। बट अगर आप स्टेज 1 कैंसर में आ जाएं डॉक्टर के पास, तो आप 3 महीने में ठीक हो जाएंगे। ओह। दोस्तों नमस्ते, मैं अमर और आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आपने शक्तिमान देखा होगा। शक्तिमान में शक्तिमान के हाथों से कुछ रेज निकलती है और वो भलाई के लिए, सच्चाई के लिए किसी विनाशक चीजों का डिस्ट्रक्शन करती है। तो आज हमारे पॉडकास्ट में आए थे ऐसे ही सीनियर रेडिएशनल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वैभव सोनवानी सर, जो एससीजी कैंसर हॉस्पिटल नागपुर में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी है, और मुंबई के एससीजी कैंसर हॉस्पिटल में भी वो अपनी सेवाएं देते हैं। तो हमने उनसे जाना कि अगर रेडिएशन कंट्रोल वे में है और प्रिसीजन के साथ कैंसर को अटैक कर रहे हैं, तो कैंसर को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये वही रेज है, ये वही टेक्नोलॉजी है, वो शायद एटम बॉम्ब में भी यूज होती है। वहां डिस्ट्रक्शन के लिए शायद लोग यूज करते हैं अनकंट्रोल वे में। यहाँ पे डॉक्टर वैभव सोनवानी सर कंट्रोल वे में पेशेंट को क्योर करने के लिए तो ये सारी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि रेडिएशनल ऑन्कोलॉजिस्ट किस तरह से कैंसर को किल करते हैं, ट्रीट करते हैं और पेशेंट को एक नई जिंदगी देते हैं। तो शुरू करते हैं पॉडकास्ट विद डॉक्टर वैभव सोनवानी सर ऑन हाउ रेडिएशन किल योर कैंसर। सर नमस्ते, वेलकम टू द अनस्क्रिप्टेड। का स्वागत है, और ये एक हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले सर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड, और इवन आई गेस रेडियोलॉजी ये सब्जेक्ट है। इसको क्या बोलते हैं सर, इस सब्जेक्ट को? सो अमर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके हाँ। निमंत्रण का। और जहाँ तक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का सवाल है, वो एक थेराप्यूटिक ब्रांच है, ओके। और रेडियोलॉजी जो है वो डायग्नोस्टिक ब्रांच डायग्नोस्टिक, है। ओके। हाँ, सो दोनों ही डॉक्टर्स अलग हैं, अलग है, ओके, दोनों की एग्जैक्टली। ट्रेनिंग अलग है, हम्म। दोनों की उपयोगिता अलग अलग है। बहुत बार क्या होता है ना, हमको कहते हैं कि अभी आपको रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना है। रेडिएशन ये थोड़े सिमिलर वर्ड होते हैं, तो बहुत बार बीइंग लेमैन हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा पहला ही सवाल यहाँ ये है कि रेडिएशनल ऑन्कोलॉजिस्ट एग्जैक्टली कौन डॉक्टर होते हैं? सो आपने जैसे कहा कि वर्ड की वजह से कंफ्यूजन है, बट एक्चुअली जैसे मैंने आपसे कहा कि रेडिएशन दोनों ही डिपार्टमेंट में यूज़ होता है। रेडियोलॉजिस्ट भी रेडिएशन यूज़ करते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी रेडिएशन यूज़ करते हैं। बट जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में रेडिएशन यूज़ होता है उसकी एनर्जी कम होती है। जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज़ होता है उसकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे मैंने कहा, रेडियोलॉजी वो ही रेडिएशन को डायग्नोसिस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और रेडिएशन की पावर बढ़ा के रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट उसको ट्रीटमेंट के लिए उपयोग में लाते हैं। सो इट इज़ ऑल टेक्निकली ड्रिवन। अगर आप डायग्नोसिस में जाते हैं तो वो रेडियोलॉजी हो गया, अगर आप ट्रीटमेंट आर्म में आते हैं तो वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हो गए। और दोनों की ट्रेनिंग पोस्ट एमबीबीएस रहती है। दोनों की ट्रेनिंग जो रहती है मिनिमम 3 साल की रहती है। फिर स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं, लोग अपने अपने स्पेशलिटी में फिर और डिवाइड हो जाते हैं। सर एग्जैक्टली इस टर्म को ब्रेक डाउन अगर आप कर सके, रेडिएशनल ऑन्कोलॉजिस्ट,
अभी यहाँ पे ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर स्पेशलिस्ट भी है और रेडिएशन के साथ कैंसर ट्रीट कर दे, तो और अगर ब्रेक डाउन कर पाए। तो अमर पहले क्या होता था, जो कैंसर ट्रीटमेंट है जो इक्विवेलेंट टू ऑन्कोलॉजी, कैंसर मतलब ऑन्कोलॉजी, सो उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत लिमिटेड से, सो यूजुअली उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा होता था। फिर धीरे धीरे रेडिएशन उसमें ऐड हुआ, फिर उसके बाद दवाइयों में इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजी। सो जो ऑन्कोलॉजी विभाग है वो दो भागों में बांटा जाता है। एक है ब्लड मतलब लिक्विड मतलब हीमेटो ऑन्कोलॉजी, जो कि ब्लड कैंसर से डील करते हैं, और दूसरा जो ऑन्कोलॉजी अंग है वो है सॉलिड ट्यूमर, जो कि यूजुअली ऑन्कोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नाउ ऑन्कोलॉजी में 3 स्पेशलिस्ट यूज होते हैं। एक सर्जन जो कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं, जिनकी ट्रेनिंग प्राइमरी सर्जरी की जाती है, और फिर स्पेशलाइज ट्रेनिंग सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में होती है। परफेक्ट। फिर रहते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, जो कि कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इन सब का उपयोग करके कैंसर का ट्रीटमेंट करने में मदद करते हैं। और जो तीसरा आर्म है वो है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, जो कि रेडिएशन जो कि विकिरण को यूज करके ट्यूमर या कैंसर कोशिकाओं पे टारगेट करके ट्रीटमेंट में मदद करते हैं। ओ, गॉट इट, गॉट इट। मतलब आप वो डॉक्टर है बेसिकली, हम जो बचपन में सुने कि लाइट देने वाले डॉक्टर, उस तरह के डॉक्टर है सर आप? राइट, सो आई एम लाइट देने वाला डॉक्टर है, बट दैट्स अ लेमैन टर्म। मैं लेमैन की सर। इसके और भी टर्म्स हैं, हाँ। करंट और सिकाई, हाँ। सो वेरियस ले टर्म्स हैं जो Yes, कि yes. अलग अलग एरियाज में उपयोग होते हैं, उपयोग। बट हमारे यहाँ यूजुअली महाराष्ट्र में हाँ। लाइट पद्धति। ग्रेट, ग्रेट। सर अभी एग्जैक्टली किस तरह से रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर की, ये मेरा मतलब टेक्निकली समझना है कि एग्जैक्टली क्या करते हैं। मतलब विकिरण आपने कहा, तो किस तरह के विकिरण वो होते हैं, ये आप कवर कीजिएगा प्लीज, और किस तरह से वो कैंसर को किल करते हैं। ओके, सो ये टेक्निकल सवाल हुआ। इसको समझने के लिए थोड़ा बेसिक एमबीबीएस और रेडिएशन बायोलॉजी जानना ज़रूरी है। हाउएवर, जस्ट टू मेक इट सिंप्लीफाइड, हाँ। कि तीन प्रकार मेजरली 3 प्रकार के विकिरण चिकित्सा इंडिया में अभी उपलब्ध है, ओके। जिसमें हम कहते हैं फोटोन थेरेपी, इलेक्ट्रॉन थेरेपी और प्रोटॉन थेरेपी। ये 3 प्रकार के रेडिएशन अभी कंट्री में उपलब्ध हैं। इसके अलावा भी रेडियोथेरेपी के जो विकिरण चिकित्सा में उपयोग होने वाले विकिरण है वो और भी प्रकार के हैं, जो कि आज की तारीख में इंडिया में उपलब्ध नहीं है बट वर्ल्ड में है। इसमें कार्बन आयन थेरेपी भी हम देखते हैं जो कि उपलब्ध है करंटली इंडिया में। फोटोन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, Got it. इनका ये फिजिक्स के टर्म्स हैं, और फिजिक्स में इनके जो बनावट है, इनकी जो एनर्जी है, इनके जो खूबियां हैं, वे तीनों अलग अलग डिफरेंट है और अलग अलग जगह यूज होती है ये। दूसरा, ये काम कैसे करते हैं? सो रेडियोथेरेपी का जो काम है वो इज बाय डिलीवरिंग एनर्जी टू द ट्यूमर सेल्स, और टेक्नोलॉजी यूज करके ट्यूमर सेल्स के पास नॉर्मल सेल्स भी होते हैं। सो नॉर्मल सेल्स में भी रेडियोथेरेपी ना जाए तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। तो एक तरफ से हम सारी ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, इनकी जो एनर्जी है वो हम ट्यूमर सेल्स की तरफ डायरेक्ट करते हैं, ओके। और टेक्नोलॉजी को यूज करके उसी समय हम उसके आसपास के नॉर्मल सेल्स को भी खत्म करने का प्रयास करते हैं। नाउ इसके साथ ये तो हो गया फिजिक्स का पार्ट, कि आप समझ सकते हैं कि एक कोई एनर्जी है जो कि आप कैंसर सेल्स में डिपॉजिट कर रहे हो, जिससे कि वो कैंसर सेल्स खत्म हो रहे एग्जैक्टली। और दूसरे तरफ आता है रेडियो बायोलॉजी, जहाँ पर कैंसर सेल्स और नॉर्मल सेल्स, इन दोनों सेल्स की जो रिएक्शन है वो अलग होता है। सो साधारणतः कैंसर सेल्स जो रहते हैं उनके डीएनए डैमेज रहते हैं। सो जो नॉर्मल सेल्स की एक प्रक्रिया होती है जहाँ अगर उन्हें डैमेज होता है तो वो अपने आप को भरते भी हैं। आप जैसे देखते हैं हमारे शरीर में चोट लगती है, हाँ। जब चोट लगती है तब घाव होता है, घाव बट धीरे 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 घाव धीरे भरने लगता है। घाव भरने लगता है, क्योंकि जो नॉर्मल सेल्स हैं वो अपने आप को हील करके
उस घाव को भर देते हैं। बट कैंसर सेल्स में ये जो हीलिंग की प्रोसेस है वो रहती है डिफेक्टिव। ओ मगर अगर आप उनको घाव करेंगे तो वो घाव अपने आप नहीं भरेंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो कैंसर सेल्स खत्म हो जाएंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम उपयोग करके रेडिएशन के माध्यम से कैंसर सेल्स को डैमेज करते हैं और जब कैंसर सेल डैमेज होते हैं तो वो मर जाते हैं और दैट इज हाउ दे आर क्लियर्ड ऑफ द बॉडी। बट एट द सेम टाइम नॉर्मल रेडिएशन टेक्नोलॉजी यूज करके जो नॉर्मल सेल्स को हम बचाते हैं उनमें वो खुद समय के साथ भर सकते हैं। ओ ग्रेट ग्रेट अद्भुत सर मतलब मजा आ रहा मैं इमेजिन भी कर पा रहा था कि ऐसे मतलब मैं मेरे हिसाब से इमेजिन पा रहा था कि रेडिएशंस आ रहे हैं ट्यूमर पे और ट्यूमर किल हो रहा है। आप एग्जैक्टली जो बोल रहे हैं हाँ। वैसा ही होता है कि रेडिएशन कहीं से आ रही है, हाँ। ट्यूमर सेल्स पे जा रही है, ट्यूमर सेल्स डैमेज हो रहे हम्म। हैं और वो खत्म होते जा रहे हैं। क्या बात सर अभी अ, एक ऐसा सवाल होता है सर कि हर कैंसर में रेडिएशन की जरूरत नहीं होती लेकिन ऐसे कौन से मेजर कैंसर्स है कि जिसमें रेडिएशन की जरूरत होती ही होती है या शायद मेरा सवाल ऐसा भी हो सकता है कि किस स्टेज में रेडिएशन की जरूरत होती है कैंसर के। राइट। सो ये सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट लेट मी मेक इट सिंप्लीफाइड कि अगर कोई भी कैंसर पेशेंट है उसका 60 टू 75% चांस है उसके लाइफ काल में रेडियोथेरेपी का उपयोग होगा ही होगा। ओ सो दैट मीन्स एटलीस्ट 2/3 या उसके ऊपर के पेशेंट्स को रेडिएशन जरूरी है लगेगा ही लगेगा ही लगेगा। उसकी लाइफ काल हम्म। में, चाहे वो स्टेज 1 का हो, चाहे वो स्टेज 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, रेडियोथेरेपी का उपयोग होगा और ही। तक हो गया होगा। नाउ रेडिएशन का जो उपयोग है वो किस सर्कमस्टांसेस में हो रहा है वो हम देखते हैं। एग्जैक्टली। सो जहां पर रेडिएशन मेन ट्रीटमेंट है हम्म। उसको हम कहते हैं डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। दैट मीन्स कैंसर है, कैंसर डायग्नोस हुआ है और उसमें जो मेन ट्रीटमेंट होगा वो होगा रेडिएशन, Right. सो डेफिनेटिव रेडियोथेरेपी। नाउ इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है पोरोफेरेंजियल कैंसर्स, वॉइस बॉक्स का कैंसर, कई स्टेजेस है लंग कैंसर के जहां पर रेडियोथेरेपी मेन ट्रीटमेंट है। इसके बाद प्रोस्टेट कैंसर जहां रेडिएशन थेरेपी मेन ट्रीटमेंट हो सकता है, ब्लैडर कैंसर जहां पर रेडियोथेरेपी मेन ट्रीटमेंट हो सकता है। सो ये मोटा मोटी जो 4-5 कैंसर हैं और भी बहुत सारे हैं बट जो कॉमन कैंसर्स हैं उसमें रेडियोथेरेपी बिकम्स द मेन। ओके, इट कैन बी यूज्ड अपफ्रंट, मतलब आप आए हैं पहली बार ही यूज हो रहा है, या मे बी ट्यूमर थोड़ा ज़्यादा है तो हम उसको पहले डाउन स्टेज करके थोड़ा सा कैंसर सेल्स कम करके फिर रेडियोथेरेपी का उपयोग करके उसको मेन ट्रीटमेंट मानते हैं। ओके। ना दूसरा सिचुएशन ये है कि मेन ट्रीटमेंट कुछ और है। सो मेन ट्रीटमेंट कुछ और है तो मान लीजिए सर्जरी। सो ओरल कैंसर्स, मुंह के कैंसर, सर्जरी होना अनिवार्य है, चाहे वो पहला स्टेज हो, चाहे दूसरा, तीसरा या चौथा। अगर मेटास्टैटिक नहीं है तो मेनली सर्जरी मेन ट्रीटमेंट होता है। ओके। ना सर्जरी का जो काम है वो ये है कि जितने विजिबल कैंसर सेल्स हैं उनको हटा देना, बट जो माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स हैं तो और बॉडी को उन माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स से स्टेराइल करने के लिए फिर रेडिएशन का उपयोग होता है। ओ तो इस सिचुएशन में रेडिएशन जो कहलाता है वो कहलाता है एडजुवेंट रेडियोथेरेपी। ओके। सो हमारा डेफिनेटिव रेडियोथेरेपी हो गया जहाँ मेन ट्रीटमेंट रेडिएशन है। दूसरा हो गया एडजुवेंट जहाँ पर मेन ट्रीटमेंट शायद सर्जरी है, मेन ट्रीटमेंट शायद कीमोथेरेपी है, बट उसके बाद फिर रेडियोथेरेपी का उपयोग हो रहा है। सो एडजुवेंट। तो तीसरा सिनारियो सर्कमस्टांस जहाँ कैंसर स्प्रेड हो चुका है बॉडी में। नाउ मेन ट्रीटमेंट ऐसे पेशेंट्स का यूजली रहता है दवाइयों के माध्यम से, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। बट मान लीजिए कैंसर सेल्स की वजह से शारीरिक दिक्कतें आ रही हैं। एग्जाम्पल लंग कैंसर है, हड्डी में फैल गया है और पीठ में दर्द है। सो कैंसर सेल्स की मात्रा पीठ में बहुत ज़्यादा होने की वजह से पेन हो रहा है। तो उस समय रेडियोथेरेपी हम वहाँ फोकस करके कैंसर सेल का बर्डन कम कर सकते हैं और ऐसे में पेशेंट का दर्द कम हो सकता है। ना यही कैंसर किसी वेट बेयरिंग बोन में फैला हुआ है। अगर कैंसर बढ़ता जाएगा तो वो हड्डी अपने आप टूट जाएगी। तो जहाँ भी रिस्क ऑफ फ्रैक्चर रहता है तब वहाँ हम रेडियोथेरेपी का उपयोग करते हैं और रिस्क ऑफ फ्रैक्चर को कम कर सकते हैं। परफेक्ट। कई बार ट्यूमर ब्लीड हो रहा होगा, सो
मेटास्टैटिक कैंसर है, सर्जरी नहीं हो सर सकती। मेटास्टैटिक को थोड़ा इलैबोरेट करेंगे वेरी क्विक? मतलब कैंसर स्प्रेड हो चुका स्प्रेड हो चुका है पूरे है, शरीर में। पूरे शरीर में फैल चुका ठीक है, है। बट अभी हमको सिम्पटम्स आ रहे हैं कुछ पर्टिकुलर एरियाज में। सो कैंसर मान लीजिए मुंह में है बट लंग में फैल चुका है, लिवर में है, अब ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे पेशेंट्स की सर्जरी नहीं हो सकती, तब रेडियोथेरेपी का उपयोग होता है। तो पेन, रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, ब्लीडिंग या प्रेशर सिम्टम्स, कई बार लंग विंड पाइप के आसपास ट्यूमर अगर डिपॉजिट हो गया है और उसकी वजह से विंड पाइप कंप्रेस हो रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब हम रेडियोथेरेपी वहाँ दे के ट्यूमर सेल्स को कम करते हैं और सिम्टम्स कम करते हैं। तो जहाँ भी कैंसर स्प्रेड हो चुका है और सिम्टम्स हैं, जैसे पेन है, प्रेशर सिम्टम्स है, फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं, ब्लीडिंग है, तब हम इसको कहते हैं पैलिएटिव रेडियोथेरेपी। तो सारे के सारे पेशेंट्स ये 3 कैटेगरी में आते हैं, जहाँ डेफिनेटिव, दूसरा एडजुवेंट और तीसरा पैलिएटिव रेडियोथेरेपी। परफेक्ट, परफेक्ट। तो मेरे सर अभी कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया सर कि एग्ज़ैक्टली रेडिएशनल ऑन्कोलॉजिस्ट किस तरह से और किस प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं। सर अभी ना एक थोड़ा डर भगाने के लिए मैं आपको एक रियल एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताना मतलब एक आपके सामने रखूँगा, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, वो आप बता पाएँगे सर? बिल्कुल। हाँ? तो सर एक पेशेंट आया अराउंड 40 एज है उसकी और उसको मुँह का कैंसर डिटेक्ट हुआ है, ओरल कैंसर बेसिकली। तो वो एचसीजी कैंसर सेंटर में आया आपके पास। तो फर्स्ट आप उसको कैसे उसकी तरफ देखेंगे, उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, उसको रेडिएशन के लिए आप कैसे इंस्पायर करेंगे, सर्जरी अगर उसको चाहिए या दवाइयाँ चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सो जब भी कोई पेशेंट हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आता है, सो पहला स्टेप होता है कि कंफर्मेशन है या नहीं है। ओके। सो बीमारी का कंफर्मेशन इज मस्ट। सो उसका बायोप्सी हुआ है, फिनेसी हुआ है, टिश्यू से डायग्नोसिस हुआ है, वो पहले देखा जाता है। ओके। तो अगर पेशेंट साधारणतः कैंसर हॉस्पिटल में तभी आते हैं जब डायग्नोसिस हो चुका होता है, बायोप्सी कहीं हो चुकी होती है, फिर वो ही आते हैं। सो 100 में से 90 केसेस के पास बायोप्सी रिपोर्ट ऑलरेडी होती है। हाँ। जिनके पास नहीं होती है उनको हम ये बोलते हैं कि बिना सबूत के ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा और इसलिए हमें बायोप्सी लेना पड़ेगा। ना बायोप्सी अगर ट्यूमर मुंह में दिख रहा है तो वहीं से हो जाती है, अगर नहीं दिख रहा है और गले में कुछ गठाने हैं तो हम गठानों से बायोप्सी कर पाते हैं। ओके। नाउ ये एक धारणा है कि बायोप्सी करने से कैंसर स्प्रेड हो सकता है। तो बायोप्सी करने से तो कैंसर स्प्रेड नहीं होता, बट होता क्या है, हमारे देश में मरीज जो है वो एडवांस स्टेजेस में आते हैं और एडवांस स्टेज में आने के समय जब हम बायोप्सी करते हैं तो उसके बाद आप मान लीजिए मेरे पास तीसरे स्टेज में आए हैं और आप तीसरे स्टेज में भी महीने भर से हैं, तो नेचुरली आप नेक्स्ट स्टेज चौथा ही आएगा। अब आप मेरे पास तीसरे के आखिरी आखिरी में आए हैं जब आपको बहुत तकलीफ है, और हम जब उस समय बायोप्सी करेंगे और उसके बाद पेट स्कैन करेंगे देखने के लिए कि स्टेज कहाँ तक फैली है, तब हमें पता चलेगा कि ये मेटास्टैटिक हो गया है। फिर मरीज को लगेगा यार मैंने बायोप्सी कराई और अब मैं मेरा कैंसर फैल गया। बट ये साधारण ये सच नहीं है। सो पहला तो ज़रूरी है कि प्रूफ होना। दूसरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन। सो डॉक्टर जो है मरीज को क्लिनिकल एग्जामिन करता है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के हिसाब से एक क्लिनिकल स्टेजिंग करता है। तो मुंह में ट्यूमर कितना बड़ा है, कहाँ से कहाँ तक फैला है, गले में कोई गठान है कि नहीं है, शरीर में कहीं स्प्रेड होने के कोई सिम्टम्स या कोई गठाने दिख रही हैं, और उसके बाद डॉक्टर अपने फाइल में एक क्लिनिकल स्टेज लिखता है। क्लिनिकल स्टेज को कंफर्म करने के लिए इमेजिंग करना ज़रूरी होता है। तो बेस्ड ऑन क्लिनिकल सिनारियो सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन डॉक्टर डिसाइड करता है और वो रिक्वेस्ट करता है कि आप ये टेस्ट करा के मेरे पास वापस आइए। जब ये स्टेज हो जाती है तब हमको फिर एक कंफर्म क्लिनिकल स्टेज मिलती है। ओके। नाउ अगर पेशेंट स्टेज 1 है ओरल कैंसर का, जैसे आपने बताया, तो साधारणतः इसका मेन ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी, और 100 में से 80% केसेस में सर्जरी अलोन इज इनफ। ओके। ठीक है। सो मैं यूजली फिर हमारे सर्जन मित्र हैं जो हमारे कलीग्स हैं उनके पास भेजता हूँ कि सर आप देखिए कि ये सर्जरी के लिए फिट है या नहीं है, और फिर सर्जिकल कंसल्टेशन होता है। अगर पेशेंट स्टेज 2, 3 या 4 में है, और 4 में जहाँ पर स्प्रेड नहीं हुआ रखा है, उसमें भी पहले हम सर्जिकल ओपिनियन लेते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे जो कलीग्स हैं कि क्या आप इनको ऑपरेट करके निकाल सकते हैं सेफली विदाउट एनी इश्यूज।
वो बोलते हैं हाँ निकाल सकते हैं, तो पेशेंट अंडरगोज सर्जरी। हम्म। सर्जरी का फिर हमें एक डिटेल रिपोर्ट मिलता है, हम्म। हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट, जो कि 3 से 5 पन्नों का होता है, जिसमें सारी जानकारी रहती है जो निकाला जाता है उसके बारे में। फिर वो पेशेंट हमारे पास वापस आता है रिव्यू के लिए कि डॉक्टर साहब सर्जरी हो गई है, अब इसके बाद आगे और कोई ट्रीटमेंट लगना है। तो बेस्ड ऑन इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो कि सब जगह फॉलो होती हैं, और चूंकि हेड एंड नेक कैंसर, आपने क्योंकि ओरल कैंसर बोला है, ओरल कैंसर इंडिया में ज़्यादा होता है, तो इसकी गाइडलाइंस इंडिया में ज़्यादा बेहतर है। सो उसमें हम फीचर्स देखते हैं कि क्या फीचर्स हैं, इसके आगे क्या ट्रीटमेंट रहना चाहिए, तो ये फिक्स्ड पैटर्न है। ओके। तो जो भी फाइंडिंग्स हैं उसके आधार पर फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसको कितना रेडियोथेरेपी लगेगा, रेडियोथेरेपी के साथ इसमें कीमोथेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं है, इसमें इम्यूनोथेरेपी का कोई रोल है कि नहीं है। फिर हम हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कलीग को भी इंक्लूड करते हैं, और वहाँ पर फिर ये फाइनल डिसीजन होता है कि सर्जरी हो गई है, रेडिएशन देना है नहीं देना है, रेडिएशन देना है तो रेडिएशन के साथ कीमो देना है या नहीं देना है, ये सब डिस्कस होता है। साधारणतः एचसीजी में हम लोग इंडिविजुअल प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हमारे सारे जो केसेस हैं, एक कॉन्सेप्ट है ट्यूमर बोर्ड, ओके। जहाँ पर हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर, दैट इंक्लूड्स हमारे 4 सर्जन्स, हमारे 4 रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, हमारे 2 मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, हमारे 2 हीमेटोलॉजिस्ट, ये हर दिन बैठते हैं और नए केसेस डिस्कस करते हैं, इनके बायोप्सी रिपोर्ट डिस्कस करते हैं, इनके फाइंडिंग्स डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर एक निर्णय लिया जाता है कि आगे कैसे मैनेज किया है। क्योंकि हो सकता है मेरा ओपिनियन एज एन इंडिविजुअल अलग हो, बट जब हमारा कलेक्टिव डिसीजन होता है वो अलग हो सकता है। तो कलेक्टिव इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज बेटर। सो हम लोग यूजुअली पहले ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस करते हैं एंड देन वी फाइनलाइज द ट्रीटमेंट प्लान। परफेक्ट, परफेक्ट। मतलब अभी इस 40 साल के व्यक्ति का जो भी डिसीजन होगा वो ट्यूमर बोर्ड में होगा कि भी इसके साथ क्या-क्या ट्रीटमेंट आगे होने वाली है, जी, और उसके हिसाब से फिर जहाँ पे रेडिएशन की ज़रूरत है वहाँ पे आपके साथ मिलके वो पूरा प्लान किया जाएगा। सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जन्स वहाँ पे सर्जरी करेंगे, और दवाइयों की ज़रूरत है, कीमो की ज़रूरत है तो कीमो। बट जैसे मैंने आपसे कहा ट्यूमर बोर्ड में सभी वहीं उपलब्ध है, हाँ, और उसी समय निर्णय हो जाता है। वो इमीडिएट हो जाता है। हाँ, क्योंकि ओह! सब के सब एक साथ ही हाँ, उपलब्ध हैं, हाँ, हाँ, और हाँ। एक जन नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा मेरे 4 सर्जन्स हैं, बराबर। 4 रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, 2 मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, 2 हेमेटोलॉजिस्ट हैं। सो इस समय न्यूक्लियर मेडिसिन डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ये सब वहीं उपलब्ध हैं। 20 डॉक्टर्स हैं जो कि इस प्रकार का निर्णय ग्रेट, हर ग्रेट। पेशेंट के लिए लेते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। ये तो बड़ा मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि अद्भुत प्रक्रिया है। मुझे पता नहीं थी इतनी अच्छी प्रक्रिया होती है निर्णय की एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। एक ज़बरदस्त। डॉक्टर का अकेले का एक्सपीरियंस नहीं, हम सबका एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं। ग्रेट, ग्रेट। सर अभी कुछ सवाल है रिलेटेड टू रेडियो थेरेपी। अभी एक सवाल ऐसा आया था रिसेंटली कि सर रेडियोथेरेपी हमारी शुरू है, तो उसके साथ कीमोथेरेपी भी शुरू रहती है क्या? क्या ये दोनों पैरेलल चलते हैं क्या? ये एक सवाल था सर। ये जो सवाल है डिपेंड करता है कि हम किस कैंसर में बात कर रहे हैं। सो अगेन मैं जस्ट ओरल कैंसर जो कि बहुत कॉमन कैंसर है उसी में बात करूंगा। मान लीजिए पेशेंट का स्टेज 3 था, सर्जरी हो गई, और जैसे मैंने आपसे कहा हमारे पास 5 पेज की डिटेल रिपोर्ट आती है, उसको हम रिव्यू करते हैं। सो उसमें अगर इंडिकेशन है कि रेडियोथेरेपी तो देना ही है, स्टेज 3 है, बट उसमें अगर कुछ हाई रिस्क फीचर्स हैं जिसमें हमें लगता है कंकरेंट कीमोथेरेपी, सो जो वर्ड है वो यूज होता है वो है कंकरेंट कीमोथेरेपी। ओके। सो रिस्क फैक्टर देख के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ओपाइन करते हैं कि इस पेशेंट को हमको कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के दौरान देना है या नहीं देना है। ओके। नाउ हेड एंड नेक कैंसर में स्पेशली स्टेज 3 स्टेज 4 इसमें कंकरेंट कीमोथेरेपी लगता है। लगता है। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए ऑपरेशन हुआ है, और जो मार्जिन स्टेटस है, मतलब ट्यूमर कितना क्लोज था, अगर वो क्लोज मार्जिन में आता है, उसमें हाई रिस्क फीचर्स हैं जैसे कि हम कहते हैं लिम्फोवैस्कुलर इन्वेशन, पेरीन्यूरल इन्वेशन, और लिम्फ नोड्स जो कि 3 से 4 से ज़्यादा लिम्फ नोड्स हैं, एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन है। सो मेरा मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इन सब फीचर्स को रिव्यू करके बोलेगा कि इस पेशेंट को कंकरेंट कीमोथेरेपी की ज़रूरत है। है। ओके। नाउ ये हो गया एडजुवेंट सेटिंग।
नाउ रेडिकल जो मैंने आपको पहले बताया था डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। डेफिनेट ट्रीटमेंट। सो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में भी कीमोथेरेपी कई स्टेजेस में मस्ट है। ओ तो जहाँ पर दवाइयों का उपयोग करके रेडिएशन की मात्रा ना बढ़ाते हुए रेडिएशन का असर बढ़ाया जाता है ताकि रेडिएशन आपको और एक्सीड ना करना पड़े। ओ सो यूजुअली इट इज रेडियो सेंसिटाइजर जब भी हम Okay. उपयोग करते हैं और उसके क्लियर इंडिकेशंस हैं। ग्रेट। सर मतलब एक स्टेटमेंट में ऐसा कर सकता हूँ कि ये कैंसर की अगर ट्रीटमेंट एक व्हीकल है तो अलग-अलग ये इसकी व्हील्स है जो पैरेलली चलने चाहिए और वो आप एससीजी में बराबर पैरेलली चलाते हैं। जी, एब्सोल्युटली। और इसलिए हमने कहा कि हम लोग हर केस को ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस करते हैं क्योंकि सारे जो ड्राइवर्स हैं हमारे वो एक ही गाड़ी में ग्रेट, ग्रेट, यानी एक डायरेक्शन में चले। ग्रेट, ग्रेट। सर अभी कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। मुझे पता है कैंसर ही बड़ा इफेक्ट है तो उसके साइड इफेक्ट्स ट्रीटमेंट में और क्या ही डिस्कस करेंगे। लेकिन लोगों में डर होता है कि इस ट्रीटमेंट के हमारे साथ अगर ये ट्रीटमेंट हो रही है रेडिएशन ट्रीटमेंट तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो सर कौन से मेन साइड इफेक्ट आप ऑब्जर्व करते हैं सर कि ये साइड इफेक्ट होने ही वाले हैं लेकिन वो कैसे रिकवर हो गए? जैसे आपने कहा कि सेल तो खुद रिकवर होती है फ्यूचर में। हुँ, राइट। सो अगेन साइड इफेक्ट भी ना साइट स्पेसिफिक है। हुँ, सो मुंह के साइड इफेक्ट्स अलग हो सकते हैं, हुँ। छाती में रेडिएशन दे रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स अलग हो सकते हैं, वही रेडिएशन एब्डोमेन में हो रहा है तो उसके साइड इफेक्ट्स अलग हो सकते अलग हो सकते हैं। सेकंड, डिपेंड करता है कि रेडिएशन का डोज किस मात्रा में उपयोग हो रहा है। हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करते हैं और जो हुँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये साइड इफ़ेक्ट्स जो है ज़्यादा महसूस किए जाते हैं। ओह! फॉर एन एग्जांपल, अगर ब्रेस्ट कैंसर है हुँ, और आप नॉर्मल रेडिएशन जो ले रहे हैं हुँ, उससे आपकी कार्डियक टॉक्सिसिटी लेफ्ट साइड पेशेंट्स हुँ, के हुँ, लिए हुँ। 30 से 40% हो सकती है। मतलब ओह! आप 100 लोगों को रेडिएशन दें तो उसमें से 30 से 40 लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम रेडियोथेरेपी की वजह से ही होंगे। होंगे। अगर वो ट्रीटमेंट आधुनिक नहीं है तो? आधुनिक में भी और आधुनिक अत्याधुनिक अत्याधुनिक होना ज़रूरी ओके, है। हाँ, सो नाउ टेक्नोलॉजीज़ आर लाइक इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी ओके। विथ रैपिड आर्क। हुँ। सर ये अवेलेबल है हमारे एससीजी में? हमारे यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, अच्छा। हमारे यहाँ ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो उपलब्ध नहीं है। हाँ। और एचसीजी का फ़ायदा यही है कि अगर वो टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है, हुँ, सो मेरे नियरेस्ट सेंटर में है हुँ। और मैं वहाँ जाके भी उस ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। ओह! राइट। सो यही अगर हम टेक्नोलॉजी को जो नागपुर में उपलब्ध है ब्रेस्ट कैंसर की बात करें हुँ, तो आईजीआरटी विथ रैपिड आर्क हुँ, विथ मोशन मैनेजमेंट, हुँ, हुँ। इससे यही 30-40% का जो रिस्क है रिस्क है। वो 3 से 5% में आ जाता है। ओह! मतलब आप 100 लोगों का इलाज करें तो 95 लोगों का इलाज सेफली हो जाता है, हुँ, हुँ, जहाँ हुँ। की नॉर्मल टेक्नोलॉजी से सिर्फ 60 लोगों का इलाज ही ठीक सेफली से हो हो सकता है। सेफली हो सकता है। तो पर टेक्नोलॉजी इज़ वेरी हुँ। इंपॉर्टेंट। सर इसके अलावा किस तरह के एडवांसमेंट रेडियोथेरेपी में अभी अवेलेबल है हमारे पास एससीजी में? राइट। सो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जो विभाग है हुँ, वो टेक्निकली ड्रिवन है हुँ, और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है एक्चुअली नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध होती जा रही है। हुँ, एचसीजी कैंसर सेंटर जो है हुँ, 6 लोग हॉस्पिटल्स हैं, हुँ, करीबन 30 हॉस्पिटल्स हैं थ्रू आउट कंट्री और हुँ, कुछ तो हमारे बाहर भी सेंटर्स हैं। हुँ, हुँ। इसके माध्यम से हम कोशिश ये करते हैं कि जैसे-जैसे नया-नया टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो रहा है, वैसा-वैसा हम नए-नए टेक्नोलॉजी को अपने सिस्टम में एब्ज़ॉर्ब कर सकें। ओके। क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुँ, प्रिसिशन बढ़ता है, हुँ, साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं हुँ, और जो ट्रीटमेंट शेड्यूल्स हैं, हुँ। वो भी बेटर हो जाते हैं। परफेक्ट। नाउ एचसीजी नागपुर में हमारे पास जो लीनियर एक्सेलरेटर है, वो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड लीनियर एक्सेलरेटर है। हमारे पास 1 नहीं 2 हैं। हुँ, हुँ। एक है ट्रूबी में एसटीएक्स और एक है वेरिएंट का हेल्सियन सिस्टम। ओके। अम, ये 2 कन्वेंशनल लीनियर एक्सेलरेटर हैं। हुँ, इसमें जो ट्रीटमेंट पॉसिबल है वो है आईएमआरटी, हुँ, आईजीआरटी, हुँ, स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी। अम, ये जो ट्रीटमेंट है ये कन्वेंशनल ट्रीटमेंट भी हो सकते हैं हुँ, और शॉर्टर ड्यूरेशन शेड्यूल भी हो सकते हैं, बट जो शॉर्टर ड्यूरेशन शेड्यूल्स हैं हुँ, ये केस स्पेसिफिक होते हैं, हुँ। जहां हम 1 या 3 से 5 रेडिएशन में पूरा ट्रीटमेंट कंक्लूड कर लेते हैं। ओह! जहां पर साधारणतः जैसे मैंने आपसे कहा 5 से 40 रेडिएशन लगते हुँ, हैं हुँ, कन्वेंशनल में, हुँ, यहाँ हम 1 से 5 में भी हुँ, ट्रीटमेंट कंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा
कई बार केसेस ऐसे होते हैं जो कि हाईली कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें और एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। सो हमारे पास और भी मशीनें हैं, जैसे हमारे एचसीजी मुंबई में 2 सेंटर्स हैं, कोराबा और बोरीवली। तो कई बार हमें रोबोटिक रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। अब ये रोबोटिक रेडिएशन ऐसा टेक्नोलॉजी है जहाँ हाई डोज रेडिएशन बहुत ही सेफली डिलीवर किया जा सकता है, और जहाँ पूरा ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही रेडिएशन में भी कंप्लीट हो सकता है। सो ब्रेन ट्यूमर्स, प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर, इन केसेस में 1 से 3 से लेके 5 के रेडिएशन में, बट वेरी हाई डोसेस रेडियोथेरेपी, ये हम हमारे पेशेंट्स को मुंबई में भी ट्रीट कर सकते हैं। क्या बात। ना इसके अलावा टोमोथेरेपी मशीन भी हमारी मुंबई में उपलब्ध है। टोमोथेरेपी एक स्पेशलाइज्ड लीनियर एक्सेलरेटर है जो कि एक अलग तरीके से ही काम करते हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर न्यू जनरेशन हेल्सियन करके एक सिस्टम आया है जिसमें एडेप्टिव रेडियोथेरेपी, मतलब रेडिएशन जो है पेशेंट के ट्यूमर रिस्पॉन्स के हिसाब से हर हफ्ते या हर दिन अडेप्ट करता है। ओह। यूजली रेडिएशन प्लान फिक्स्ड होता है हम्म। कि इतने एरिया में देना है, इतने एरिया के आसपास में बचाना है। बट अब नए जनरेशन सिस्टम में ऐसा हो रहा है जहां अगर ट्यूमर कम होता दिखाई दे रहा है, सो ट्रीटमेंट भी अडेप्ट होने लगता है और ट्यूमर का वॉल्यूम भी कम ज़्यादा हो सकता है ओके। डेली बेसिस ट्रीटमेंट में। परफेक्ट। नाउ एज वी स्पीक हमारा लास्ट महीने एक नया सिस्टम बैंगलोर में इंस्टॉल हुआ है जिसको हम कहते हैं एमआर लीनियर एक्सेलरेटर, दैट इज इवन मोर एडवांसमेंट ऑफ द लीनियर एक्सेलरेटर। सो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है ये एचसीजी अपने विभिन्न सेंटर के माध्यम से अपने सिस्टम में, इकोसिस्टम में रखती है। नाउ प्रॉब्लम इज ये टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव है। ईच मशीन कैन कॉस्ट एनीवेयर फ्रॉम 20 CR टू 80 CR टू 100 CR। तो हर सेंटर में लगाना पॉसिबल नहीं है, तो वी फाइंड इट एट द नियरेस्ट प्लेस, ताकि जब पेशेंट हु कैन अफोर्ड ट्रैवलिंग, हु कैन अफोर्ड ट्रीटमेंट शुड गेट द बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। सो हमारे पेशेंट नागपुर से मुंबई भी ट्रैवल करते हैं जब भी उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हमारे पेशेंट नागपुर से बैंगलोर भी ट्रैवल करते हैं अगर उनको ज़रूरत होती है। सो ये जो न्यूअर जनरेशन ट्रीटमेंट है, ये अब हम प्रोस्टेट कैंसर 2 रेडिएशन में भी ख़त्म कर सकते हैं, एंड होल प्रोस्टेट कैन बी ट्रीटेड जो जस्ट 40 विद 2 लगता है। रेडिएशन। जो 40 लगता है कई सिचुएशन में, वो अब 2 रेडिएशन में भी खत्म हो सकते हैं। बट इट इज ओनली पॉसिबल इफ द टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, और दिस टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी अवेलेबल एवरीवेयर। सो एचसीजी का स्ट्रेंथ ही ये है कि देयर आर सो मेनी मशीन्स एंड वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट न्यू मशीन्स एट आवर एपेक्स सेंटर्स, और हमारे पेशेंट्स जब उनको इंडिकेटेड रहता है तब वी शिफ्ट देम टू दैट सेंटर एंड ट्रीट। सर अभी एक सवाल है कि आप बार-बार मतलब 8 बार, 12-12 बुलाते हैं कि अभी आपका सेशन है। शायद कभी वीकली बुलाते हैं, कभी 15 डेज़ में 1 बार बुलाते हैं। सर ये इसको आई गेस हम कह सकते हैं कि ये डोज़ होते हैं शायद, राइट। हाँ? सो ये कैसे तय होते हैं सर? हाँ। जी, सो अगेन ना रेडियोथेरेपी जो है एक हर कैंसर का एक फिक्स डोज है, शेड्यूल जो कि हम यूज़ करते हैं। सो हेड एंड नेक कैंसर में साधारणतः हम लोग कहते हैं 60 ग्रे, ग्रे इज़ द यूनिट ऑफ रेडिएशन, ओके। और ये हम इसको 30 रेडिएशन में देते हैं, 30। 30। सो दैट मीन्स हर दिन 2 ग्रे ट्रीटमेंट जाता है। नाउ रेडियोथेरेपी इज गिवन कन्वेंशनली मंडे टू फ्राइडे, सो ओके। हर हफ्ते 5 दिन। ओह! सो इसलिए क्योंकि 60 ग्रे का जो रेडिएशन डोज है वो एक बार में डिलीवर नहीं कर सकते, ठीक। सो उसको, और उसका फायदा भी एक बार में नहीं होता, क्योंकि दो दो चीज़ें हैं, एक टॉलरेट नहीं कर सकते 60 ग्रे, सो इसको बांट के दिया जाता है, और जो कैंसर सेल्स है ना वो अलग अलग फेसेस में होते हैं, अच्छा। जो सेल साइकिल होती है। सो एक सेल हो सकता है आज रेडिएशन सेंसिटिव फेस में हो, बट कुछ सेल्स जो होंगे वो ऐसे फेस में होंगे जहाँ रेडियोथेरेपी का असर उन पे नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। हाँ। सो होता क्या है, रेडियोथेरेपी दे के हम उन सेल्स को डिलीट करते हैं पहले जो कि सेंसिटिव फेस में है, फिर हम वेट करते हैं दूसरे सेल्स का उस उस फेस में आने के लिए। तो ये जो सेल साइकिल ये कंटिन्यूसली चालू है शरीर के अंदर। सो आपने एक बार दे दिया तो आप उन सब कैंसर सेल्स को तो खत्म कर देंगे जो उस फेस में है, बट जो दूसरी जगह पे है जो कि रेडिएशन रेजिस्टेंट फेस में है, वो फिर कैंसर सेल्स वापस आ जाएंगे। और एक बार में हम डैमेज नहीं कर सकते, थोड़ा 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 करके डैमेज करना पड़ता है, और इसलिए ये जो रेडिएशन प्रोसेस है एक दिन का नहीं होता है, ये कन्वेंशनली एक हफ्ते में 5, अगर आपके 30 रेडिएशन है तो 6 हफ्ते,
आजकल ब्रेस्ट कैंसर में हम 5 रेडिएशन देते हैं तो 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। प्रोस्टेट कैंसर में हम 20 रेडिएशन देते हैं। हेड एंड नेक ही सबसे ज़्यादा लंबा है और प्रोस्टेट कैंसर जिनकी सर्जरी हो रखी है उसमें करीबन 37 से 40 रेडिएशन देने पड़ते हैं। तो ये लॉन्गेस्ट शेड्यूल है। तो शॉर्टेस्ट शेड्यूल 5 दिन का है। और लॉन्गेस्ट 40 डेज। ग्रेट, ग्रेट। तो ये भी एक डायलेमा था पेशेंट के मन में कि बार-बार क्यों बुला रहे हैं? एक इसमें क्यों वो शक्तिमान जैसे लेज़र छोड़ के खत्म करते हैं, वैसे क्यों नहीं करते एक बार में? सो उस एक आपने बचेंगे शक्तिमान के लेज़र के बाद और दूसरा कैंसर सेल्स पूरे ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि उनकी रेडियो बायोलॉजी वैसे ही है, नॉर्मल सेल साइकिल वैसा ही है। सर अभी एक मुझे रियल एग्ज़ाम्पल अगर आप दे पाएँ कि ये मेरे पास पेशेंट आया, उसकी आपने प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पे रेडियो सर्जरी, आई गेस रेडियोथेरेपी ये किया और वो अभी बिल्कुल आपके हमारे जैसे पूरी तरह से फ्री है कैंसर से। ऐसे कितने एग्ज़ाम्पल्स हैं सर एचसीजी के आपके? सो मुझे अभी ट्रीट करते हुए करीबन 15-18 साल हो गए। हुँ। अनफॉर्चुनेटली जो ठीक हो जाते हैं वो हमें याद नहीं रहते हैं क्योंकि वो 6 महीने में एक बार, साल में एक बार हमसे मिलने आते हैं रेगुलर फॉलोअप के लिए। यूजुअली जो कि एडवांस कैंसर है और नए डिटेक्ट हुए हैं, तो वही हमारे ज़हन में रह जाते हैं। हाँ। बट यूजुअली प्रोस्टेट कैंसर बहुत ही कैंसर ऐसा है कि जिसमें ट्रीटमेंट बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो प्रोस्टेट कैंसर के यूजुअली सारे मरीज दे डू वेरी वेल। लंग कैंसर्स दे डू वेरी वेल। ग्लॉटिक कैंसर मतलब वॉइस बॉक्स कैंसर दे डू वेरी वेल। सो एक तो नहीं, ऐसे तो बहुत पेशेंट्स होंगे जो कि खुश हैं, अपने घरों में हैं, बट दे कम वंस इन 3 मंथ्स, वंस इन 6 मंथ्स। जो ठीक है वो हॉस्पिटल आते नहीं है। तो आपको वो भी खुशी होती होगी कि ठीक है एकदम परफेक्ट हो गया। सो वो खुशी कैसे आप एक्सप्रेस कर पाएँगे सर? वो खुशी ना, मैं पेशेंट्स को जब वो जाते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप वापस मेरे पास ना आएँ कभी, क्या बात! बस मुझे उस बात की खुशी रहेगी क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा, अगर वो ठीक हो गए हैं, अपने कैंसर से मुक्त हो गए हैं, तो उन्हें मुझे वापस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेट, ग्रेट। सर अभी आखिरी सेशन में है। हमने तो अभी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया सर इस पूरे सेशन में। हमने रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स जाने। अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट तो कैंसर ये वैसे भी सर हमारा आधी जो हिम्मत है वो कैंसर वर्ड सुनते ही खत्म हो जाती है। हम कितने भी ताकतवर हिम्मतवान हो, आप दूर कीजिए सर हमारा ये डर। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो डर सिर्फ डॉक्टर अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ दूर कर सकते हैं। आप कीजिए सर। राइट। सो डर जो चीज़ है वो तब आती है जब आपको उसका ज्ञान ना हो। कोई भी इंसान तभी डरता है जब वो इस चीज़ को नहीं जानता हो। सो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कैंसर का जो डायग्नोसिस है वो हमेशा लेट स्टेज में होता है। सो 100 में से 70 टू 80% दे ऑल कम इन लेट स्टेज। 70 टू 80 यही सबसे बड़ा हमारे देश का रोना है। अब मान लीजिए आप हमारे पास स्टेज 4 में आए हैं और क्योर पॉसिबल नहीं है। सो यही जो पॉपुलेशन है ये बहुत ज़्यादा है जहाँ क्योर पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए ये धारणा है जनरल पब्लिक में कि कैंसर हो गया तो इट्स अ डेथ सेंटेंस। प्रॉब्लम इज, कैंसर हुआ और आप जब अपना हेल्थ डॉक्टर के पास लेके गए तब तक मार्जिन यानी कुछ करने के लिए ज़्यादा बचा नहीं था, और वही पेशेंट्स फिर पब्लिक में दिखते हैं, हॉस्पिटल में दिखते हैं, और ऐसा लगता है कि यार एक बार कैंसर हुआ तो डेथ। फिर डेथ। नाउ आंकड़े जो कहते हैं, अगर आप स्टेज 1 में आए, मोस्ट ऑफ द सॉलिड ट्यूमर्स 100 में से 95 लोग एकदम ठीक हो जाएंगे अगर आप स्टेज 1 में आए। बाप रे! आप स्टेज 2 में भी आए, 100 में से 80 लोग ठीक हो सकते हैं। रोना हमारे यहाँ स्टार्ट होता है क्योंकि हमारे यहाँ स्टेज 3 ऑनवर्ड्स ही लोग आते हैं। स्टेज 3 में यही फिगर 40 से 60% का है। स्टेज 4 में ये फिगर 5 से 20% का है। सो मेरे हॉस्पिटल में अनफॉर्चुनेटली इंडिया में तीसरे और चौथे स्टेज के आते हैं, जिसमें से सबको बचा पाना संभव नहीं है, और वही देख देख के लोग डरते हैं। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड, कैंसर अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा गया हुँ। तो आप
डरने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपके 95% चांसेस हैं कि आप ठीक हो जाएंगे। क्या बात। आपको डायबिटीज़ हो जाए, आपको हाइपरटेंशन हो जाए, आपको हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, आप ज़िंदगी भर दवाइयों में रहेंगे। बट अगर आप स्टेज 1 कैंसर में आ जाएँ डॉक्टर के पास, सो आप 3 महीने में ठीक हो जाएँगे। ओह। तो लोग डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हार्ट डिज़ीज़ से डरते तो नहीं हैं, राइट? बट कैंसर। कैंसर से डरते हैं क्योंकि गलत समय पे आते हैं। सही समय पे आएँ, तो आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा, जो फाइनेंशियल बर्डन है कैंसर के साथ, यू नो, फर्स्ट और सेकंड स्टेज में बहुत कम है। ओह। और जैसे ही आप स्टेज 3 स्टेज 4 होता है, तो ये मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट हो जाते हैं, जिसमें आपको सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ रही है, रेडियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ रही है, कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ रही है, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ जाता है। सो बहुत ही ज़रूरी है कि गवर्नमेंट आपके लोकल में, आपके लोकल सर्जन्स जब आपको बता रहे हैं कि ये अर्ली साइंस हैं कैंसर के, आप अपने डॉक्टर के पास आए, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, आप उस पे बैठिए मत, क्योंकि आप उसको अगर जल्दी पकड़ेंगे तो आपके ठीक होने के चांसेस बहुत हैं, आपके खर्चे कम हैं और आपकी ज़िंदगी को कोई रिस्क नहीं है। क्या बात। नाउ इंडिया में जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो है हेड एंड नेक कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस और यूट्राइन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। ये जो पांचों कैंसर हैं, ये बहुत ही आसानी से जल्दी पकड़े जा सकते हैं। ओरल कैंसर, कुछ भी नॉन हीलिंग अल्सर जो कि बहुत समय से है, ये एक सिम्टम है कैंसर का। आपको पर कैंसर डॉक्टर के पास नहीं पहुंचना, आप अपने डेंटल सर्जन के पास जाइए, अपने जनरल सर्जन के पास जाइए, उन्हें दिखाइए, बोलिए सर ये छाला बहुत दिनों से है, मैं तंबाकू सेवन करता हूँ, सुपारी सेवन करता हूँ, मैं सुन रखा हूँ कि हो सकता है मुझे, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, आप देखिए। तो वो करना बहुत आसान है, क्योंकि ओरल कैंसर को देखना सिर्फ एक टॉर्च लाइट देख के मुंह के अंदर डॉक्टर को एक ज्ञात हो सकता है कि ये कैंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है। गले में सिर्फ हाथ रख के ये देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर कैंसर की गठान जैसी दिख रही है। पर आप जाएँ तो पहले, जब पूरा ही बड़ा हो जाए, छेद हो जाए, पूरा अल्सर बाहर आ जाए, उसके बाद आप आएँ, तो वो देर हो जाता है। नाउ सेकंड है लंग कैंसर। लंग कैंसर इतना आसान नहीं है, बट जो पेशेंट्स हैं, जो कि स्मोकिंग करते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ में हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रियल डस्ट की वजह से लंग कैंसर ज़्यादा हो सकता है। तो इन लोगों के लिए एक पॉसिबल तरीका है, जहाँ हम कहते हैं लो डोज़ सीटी स्क्रीनिंग। मतलब अगर आप हाई रिस्क लंग कैंसर के पर्सन हैं, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनसे पूछिए मुझे लो डोज़ सीटी स्क्रीनिंग करवानी है। तो उसमें लो डोज़ सीटी स्कैन के माध्यम से आपको, जहाँ आपको कोई सिम्पटम्स ना हो, तब भी लंग ट्यूमर्स पकड़े जा सकते हैं। जब वो फैल जाए उसके बाद पकड़े जाने से बेहतर है कि आप स्टेज 1 में आ जाएँ और हम 95% आपको गारंटी दे रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो रहे। ठीक हो रहे हैं। तो स्क्रीनिंग के माध्यम से आप स्टेज 1 पकड़ कर सकते हैं। यही ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही साधारण है, ब्रेस्ट में लंप है। अगर आप महसूस कर रहे हैं नहाते समय कि आपको गठान है, तो आप उस पे क्यों बैठे हैं? आप अपने सर्जन के पास जाइए। 100 में से 80 बार तो एक्चुअली ये साधारण ही गठानें रहती हैं। फिर भी लोग इंतज़ार करते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग मैमोग्राफी के ज़रिए एक नॉर्मल एक्स-रे की प्रक्रिया है और अल्ट्रासाउंड का प्रक्रिया है। उससे हम अर्ली स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर पकड़ पकड़ सकते हैं। सकते हैं। क्या बात। अगेन क्योर रेट 90-95%। ऐसे ही चीज़ें हैं सर्वाइकल कैंसर और यूट्राइन कैंसर, नॉर्मल गायनोलॉजिकल चेकअप, पैप स्मीयर, इसके माध्यम से ये कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़े जा पकड़े जा सकते हैं। सकते हैं। क्या बात। स्क्रीनिंग इज़ द वर्ड, कि आप अपने आप को स्क्रीन करें और अपने डॉक्टर के पास जाके पूछिए कि मैं ये 4-5 कैंसर का स्क्रीनिंग कैसे कर सकता हूँ? अपने बारे में सचेत रहिए। अगर आप इन्हें स्टेज 1, स्टेज 2 में पकड़ेंगे, 3 महीना, 6 क्या। महीना और आपकी लाइफ इज़ सेफ। बट अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया एवरीथिंग इज़ स्टेज 3 एंड स्टेज 4। ग्रेट। हाँ, ये सुन के ऐसा लग रहा है कि अभी मैं भी स्क्रीनिंग करा लूँ किसी चीज़ की। इतना अच्छा आपने गाइड करा किया है। It is important to screen. Prostate cancer also is something which we need to screen. Simple blood test, serum PSA. So, अगर आप किसी भी रिस्क फैक्टर में हैं, आप अपने डॉक्टर से बात करिए, सर इसमें कैन आई डू अ स्क्रीनिंग फॉर कैंसर? क्योंकि आजकल सारे कंपनियों में भी स्क्रीनिंग होती है, बीपी, शुगर इसकी।
आई थिंक दीज आर आल्सो टेस्ट अभी कैंसर की भी स्क्रीनिंग होना जरूरी है शायद। बहुत ज़रूरी है। ग्रेट। सर थैंक यू वेरी मच, आप पॉडकास्ट में आए, बड़ा ही अच्छा नॉलेज रिलेटेड टू रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, और इसके साथ जो अंत में आपने जो कैंसर का पूरा स्पेक्ट्रम कवर किया स्क्रीनिंग के हिसाब से, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट था लोगों के लिए ये जानना। थैंक यू वेरी मच सर, पॉडकास्ट में आए, और मुझे पूरी तरह से पता है कि ये पॉडकास्ट उन सभी लोगों को जो शायद कैंसर पेशेंट है या उनके रिलेटिव्स है, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सर बीइंग इन पॉडकास्ट। मोस्ट थैंक यू वेरी मच। मोस्ट यस सर, थैंक यू।